तो सबके ऊपर स्नेह, दुलार, आत्मीयता और अपनापन दिखाने वाली हम सब की आदरणीय आज के राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा के इस 5म राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती अर्चना शर्मा जी, माननीय अध्यक्षा राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, आपसे विनम्र निवेदन है कि पधारें और हम सबको अपने महत्वपूर्ण संबोधन से कृतार्थ करें। धन्यवाद हरिराम जी। भैरूराम जी ने एक विस्तृत व्याख्या कर दी और मैं उसको बहुत ध्यान से सुन भी रही थी, लेकिन सच बताऊं इतनी टेक्निकल है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैं आपके धरने को उठाने आई थी शिक्षा मंत्री जी के कहने पर, और ताली मत बजाओ, धरना उठाने आई, सामने विरोधी भी थे, ध्यान है ना, और वो मुझसे बोले कि इधर भी आओ, तो एक दुविधा हो गई थी। खैर, आपको बहुत बधाई, एक बहुत सफल आपने आयोजन किया। मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई, लेकिन हमारी ग्रामीण जयपुर ग्रामीण सशक्त आवाज़ और कांग्रेस के स्तंभ डागर साहब, और आपके सभी रेस्टा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी शिक्षकगण। वैसे तो उस समय जो धरना था वो एक ही विसंगति के लिए था, यूजीपीजी वाली, और उस समय शिक्षा मंत्री जी का मानस भी था और एक पत्र भी मेरे पास भी आ गया कि इसको दिया भी उन्होंने, लेकिन उसको अभी जारी नहीं किया गया। ऐसे ही है ना? तो मैं मानती हूँ कि आपकी मांग तो बिल्कुल वाजिब है, बस समस्या ये है कि इसको सुनकर समाधान करे कोई। तो ऐसा लगता है कि आपके लिए व्यवस्था सिर्फ पत्र लिखने की नहीं करनी है, आपके लिए व्यवस्था करनी है किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को सामने बिठा करके, और समय दे वो आपको और सुने और इस विसंगति का समाधान निकाले। ऐसा अनुरोध मैं शिक्षा मंत्री जी से करूँगी। प्रतिवेदन को तो हम सभी शिक्षक संगठनों के कार्यक्रमों में मैंने शिरकत की, अभी 2 दिनों में समायोजित शिक्षक संगठन में भी गई हूँ, पुरस्कृत शिक्षक फोरम में भी गई, अभी संस्कृत शिक्षा वालों के यहाँ से आ रहे हैं, प्रबोधकों के यहाँ भी हम लोग कल थे। एक चीज़ हमें देखने को मिली कि इस बार आप लोग खुश हो, और क्योंकि अमूमन होता क्या है चुनावी वर्ष में कि कोई भी कर्मचारी संगठन जो होता है वो कोई भी सम्मेलन करता है तो उससे प्रतिनिधि जो होते हैं सरकार के जाने से संकोच करते हैं। ना तो इस बार हमें संकोच है, ना आपको हमारे लिए ताली बजाने में कोई संकोच है। ये परिस्थितियाँ लोकतंत्र में बहुत सुखद होती हैं कि जब लोग कहते हैं ना कि कर्मचारी राज के साथ होता है, मैं कहती हूँ इस बार राज कर्मचारियों के साथ है। और ऐसी परिस्थिति जब निर्मित हो तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपनी मांग रखने में भी, क्योंकि आपकी जो प्रमुख मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो तो बिना मांगे मिल गई और एक मिसाल हो गई पूरे देश में। और मैं समझती हूँ कि जो विरोध कर रहे हैं, कल समाचार पत्रों में था कि साहब राजस्थान में कैसे लागू होगी, केंद्र अपना सहयोग नहीं देगा, कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, लेकिन वही केंद्र की सरकार जब राज्यों में जा रही है तो वहाँ वादे कर रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के। यानी कितना महत्वपूर्ण फैसला है। और मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति व्यक्त की है कि चाहे केंद्र का सहयोग मिले ना मिले, उनका कंट्रीब्यूशन आए ना आए, हम इस स्कीम को बंद नहीं करेंगे, इसको जारी रखेंगे। अब आपकी जो सीनियर टीचर्स की बात है, मैं इससे बिल्कुल वाकिफ़ भी हूँ और मैं समझती हूँ ये संजीदा बात भी है। एक खुशखबरी मैं आपको दे देती हूँ। अभी आपने कहा ना किसी भी स्कूल में इंग्लिश के लिए कोई नहीं खुला है। हमने 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी से गांधीनगर मॉडल स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट खुलवा दिया आपके लिए। तो अब लेकिन एक ही टीचर लगेगा, ये बात ज़रूर है, पर एक शुरुआत तो हो गई है। तो इस चीज़ को हम अक्षरशः लिख देंगे, क्योंकि हम टेक्निकली उतने साउंड नहीं है जितने आप हो। अब रोगी जो होता है ना, उसको रोग ज़्यादा पता होता है डॉक्टर से भी। डॉक्टर के पास जाते हो, कहते साहब पेट में दर्द है, वो कहता है अच्छा ये गैस की दवाई ले लो, वो कहता है साहब गैस की दवाई नहीं, कहीं कुछ और है। तो उसके लिए फिर डायग्नोसिस कराना पड़ता है ना। तो अच्छा है कि इसको हम पढ़ लें, जा कर के पढ़ के इसको समझ लें, आत्मसात कर लें, और उसके बाद इस प्रतिवेदन का स्वरूप बना करके हम आपके प्रतिवेदन के साथ मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। अब रही बात ये कि जो डागर जी ने कही, उसी से मैं आगे बढ़ती हूँ। देखो ये बात तो हो ही गई कि आपने बहुत सारे हमें सजेशंस दिए, चाहे बीएलओ को लेकर दिया, और बीएलओ वाली बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल आपकी। इससे शिक्षकों पर भार कम होगा और साथ ही साथ हमको एक सुधी पैनल मिल जाएगा जो काम करना चाहेगा बीएलओ के रूप में। अन्यथा क्या होता है कि मर्जी के बिना भी करता है, बिना और उसकी मर्जी होती है तो भी करता है, और अब तक तो भाई बीएलओ ने हमें न्याल नहीं किया।
बुरा मत मानना आप इस बात का। तो अच्छा होगा आपके सुझाव को हम सरकार तक पहुंचा दें ताकि कुछ अच्छा काम हो जाए हमारे लिए। देखिए साथियों, अब एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। आज संविधान दिवस है, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपको शिक्षक के स्वरूप में ये भी समझना पड़ेगा कि आज आप जिस राज्य में अपनी मांग को मुखरता के साथ उठा रहे हो, सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, ये परिस्थितियां अब बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी चूक के कारण राजस्थान में भी ऐसा कुछ हो जाए। इससे ज़रूरी है कि आप अपने संकल्प को यहाँ भी व्यक्त करो और आगामी वर्ष में जो चुनाव हो तब भी व्यक्त करो आप, ताकि हम लोग, अब ये कोई जो सरकार योजनाएं बना रही है कोई चुनावी वर्ष को देखकर तो बना नहीं रही। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो रहेगा ही ना, हमेशा फाइनेंस की भी आएगी और भी सारी विसंगतियाँ आएंगी या कह सकते दुविधाएं आएंगी। लेकिन सरकार का मानस बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको कर्मचारियों को सुविधाएं देनी है ताकि कर्मचारी निसंकोच होकर के अपने कर्तव्य परायणता के पथ पर चल सके, और कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्रलोभन नहीं है इसमें। और जब सरकार इस सदुद्देश्य के साथ आपके साथ काम कर रही है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उस सततता को कायम रखें। अन्यथा होता क्या, आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था, स्टेशनरी भत्ता खा गए थे आपका, फिर हमको आकर देना पड़ा था आपको स्टेशनरी भत्ता। तो ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्या होती, था तो छोटा सा, लेकिन जब छोटा छोटा मिलता है तो कितना बड़ा काम होता है, करोड़ों अरबों रुपए का। और जब सरकारें छोटी छोटी चीज़ों से आपके प्रति इस तरह की भावना रखती हो कोई, तो आपको समझना चाहिए कौन आपका हितैषी और कौन आपका हितैषी नहीं है। अब आपकी जो जिम्मेदारी एक शिक्षक के रूप में, उसको भी मैं उस पर ये प्रकाश डालूंगी, क्योंकि देखो मांग रखना और मांग को पूरा करवाना ये तो आपका एक काम है ही है, और दबाव की राजनीति आप करना बखूबी जानते हो, इसको मैं जानती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षक शहरों का मैं नहीं, कैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में आपने सही कहा कि शिक्षक जो कह देता है वैसी सत्ता की हवा चलती है, या यूँ कह सकते चुनाव में हवा चलती है। तो ये आप में एक गुण है, या यूँ कह दो आपकी शक्ति है। तो ये शक्ति जब आप में है तो आपको ये भी महसूस करना पड़ेगा कि एक शक्ति आपके लिए और भी है जिस पर समाज विश्वास करता है। वो है कि आप नागरिकों का गढ़ते हो, बच्चों को संस्कारी बनाते हो। जब ये कह रहे थे ना कि व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है आज के इस दौर में, अब आप इस जिम्मेदारी को ग्रहण करो, क्योंकि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो तो इंसान को रोबोट बनाने वाली आ रही है। अभी आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, थोड़े समय में अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया तो आप इंग्लिश छोड़ो, आप हिंदी को भूल जाना और ह्यूमैनिटीज़ बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर आ रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इन सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स पर। अब जो बच्चा इन्हीं में लगा रहेगा उसको व्यवहारिक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, उसे व्यवहारिक ज्ञान का सामाजिक अभिरुचि भी उसकी खत्म हो जाएगी। ऐसे में आवश्यक है कि आप उस संतति को तो समझाने के लायक रहो ही रहो, लेकिन आप अपने अधिकारों का भी संरक्षण करो। आपको उन शक्तियों का साथ देना पड़ेगा, उस सोच का साथ देना पड़ेगा जो आपके लिए हितकारी है। अगर ह्यूमैनिटीज़ और ये सारे सब्जेक्ट्स हमारी शिक्षा प्रणाली से खत्म हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए इस देश के जनता को या बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, यदि बच्चा यही नहीं समझ सकता कि जो टीचर बता रही है और इंटरनेट पे जो लिखा हुआ उसमें कोई अंतर नहीं है, तो आप समझिए कि आपका महत्व क्या रह जाएगा। इससे ज़रूरी है कि आप व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ करिकुलम में जो है उसके इतर भी पढ़ाने का प्रयास करो। और हमने देखा है डिबरी की रोशनी में पढ़ने वाले सिविल सर्विसेज टॉप करते हुए आपकी बदौलत। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नहीं कर पाते। बाड़मेर, अब वैसे बाड़मेर बांसवाड़े से डरा मत करो, आजकल बहुत अच्छे हो गए ये। राजस्थान की स्थिति जो है ना, पहले कहते थे बाड़मेर भेज देंगे, पहले कहते थे अच्छा ये ऐसा काम करे इसका बांसवाड़ा ट्रांसफ़र कर दो। मैं कहती हूँ बांसवाड़ा बहुत सुंदर हो गया। अभी आई थी ना भास्कर में उसका चित्र कि स्विट्ज़रलैंड की एक शहर से उसकी तुलना की थी। तो इसका तात्पर्य है कि आज राजस्थान का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जिसकी तरक्की नहीं हुई हो, और उसकी तरक्की में आपकी और हम सब की सहभागिता है। शिक्षा का अच्छा संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा बनना और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी का अच्छा होना। तो अब ये वाली चीज़ें तो रही नहीं कि किसी को डरा दो कि आज ये ऐसा करे तो बांसवाड़ा जाएगा, जैसलमेर जाएगा। एंजॉय करना चाहिए उसको भी, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत अच्छे हो गए। अब इससे आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको ही समझा रही हूँ कि कहीं ट्रांसफ़र हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके मनोनुकूल उसका ट्रांसफ़र हो, उसको अच्छा स्थान मिले, लेकिन कई बार ये संभव भी नहीं हो पाता। तो ये सारी दुविधाएं तो होती हैं राज करने वालों के साथ, लेकिन राज के साथ
ये सोच भी विकसित करनी चाहिए कि जिन पर राज करने की हकदार हम हुए हैं, जिनको सत्ता की बागडोर मिली है, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसके लायक उन्हें बनाया। और ये चीज़ हमारे राज में बिल्कुल कायम है। इसीलिए तो जब सरकार का बजट, अगर हम इस साल ओल्ड पेंशन स्कीम देते तो आप सोच सकते थे कि चुनावी वर्ष की उद्घोषणा है, लेकिन 2 वर्ष पहले ये देना, आप समझो ना कितना फाइनेंशियल बर्डन सरकार पे आएगा जब केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की सोच ये रही कि हम बहुत टाइम से इन कर्मचारियों की, इन शिक्षकों की मांगों पर सोच रहे हैं, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दे पा रहे। तो ये अवसर है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को व्यक्त करके और आपकी भावना के अनुरूप आपके लिए योजनाओं को निर्मित करें और उनकी अनुपालना करवाएं। अब मैं आपसे सिर्फ एक ही और उम्मीद रखती हूँ कि आप जब अपनी विसंगतियों के बारे में विचार करते हो तो अब ये चेतावनी मत दो कि हम ये सर्दी की छुट्टियाँ आएंगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। देखो, चेतावनी का तो अगर आप नहीं दोगे तो आपका अध्यक्ष नहीं मानेगा कोई। सम्मेलन का आयोजन का अर्थ ही ये होता है कि हम अपने लोगों के बीच में हमारा जो एक संकल्प है वो व्यक्त करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार के पास जब आपकी बात जाएगी, हम दोनों लिखेंगे, और जब हम ये लिखेंगे तो निश्चित रूप से इसका जवाब आएगा। ये मैं इस गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब मुझे समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, मोहन जी शायद आपको भी नहीं पता, मोदी सरकार ने इस बोर्ड को भी 2017 में बंद कर दिया। और ये एकमात्र बोर्ड था जो सबसे पहले बना था इस भारत देश में स्वतंत्रता के बाद। और इस बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि केंद्र का समाज कल्याण बोर्ड जो होता है उसके अधीन राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड चलते हैं, और सारी 60% फंडिंग केंद्र से आती है, और सबसे बड़ा फंड 5000 करोड़ का इस बोर्ड का था। लेकिन वो बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल किया तो नीति आयोग ने कहा कि साहब ये समाज कल्याण वल्याण कुछ नहीं होता, वेलफेयर कोई नहीं। उनका मतलब है कि लोकतंत्र में जनता का कल्याण कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात को एहसास किया कि अगर हम समाज कल्याण बोर्ड को ही बंद कर देंगे तो समाज के लिए बनने वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा कौन। इसलिए इसका पुनर्गठन किया एक नई अधिसूचना के साथ। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आपको विश्वास पैदा होगा कि जब इस बोर्ड को खत्म किया तो इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी थे, और वो कहाँ से पोषित था, उनकी सारी स्कीम्स केंद्र से। सबसे बड़ी तलवार उन पर लटकी। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद जब हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि साहब इन कर्मचारियों का मर्जर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, तो सबसे पहले मर्जर उनका हुआ। अब उनके साथ एक समस्या हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो गई, उनकी तो पेंशन ही नहीं है क्योंकि समाज कल्याण बोर्ड में कर्मचारियों की पेंशन नहीं थी। अभी हमने पत्र लिखा और कल ही मेरे पास मुख्यमंत्री जी का मेरे पत्र के प्रत्युत्तर में जवाब आया कि हम इस पर विचार करेंगे कि जिन बोर्डों में पेंशन नहीं है उस बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराएं, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे सोशल वेलफेयर बोर्ड या अन्य बोर्ड हो। तो जब वो उस तबके के लिए जिसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, 32-34 कर्मचारी प्रत्येक बोर्ड में होते हैं, उसके लिए सोच सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा वर्ग हो, आप नियमित कर्मचारी हो इस राज्य के, तो आपकी बारे में जो विसंगतियाँ आप महसूस करते हो उसको दूर करना राज्य का दायित्व भी है। और मैं समझती हूँ कि जब इसको लिखा जाएगा तो ये नहीं कहती कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको जो लगता है कि मुख्य रूप से वो आप हमको बता देना ताकि हम उसके लिए बात कर सके, उसके लिए नेगोशिएट कर सके, संवाद कर सके आपके प्रतिनिधि के रूप में। और शिक्षा मंत्री जी से सौभाग्य से मेरे बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी आज दो कि भैया ये तो बड़े अच्छे रिलेशन, लेकिन सौभाग्य से ऐसा है कि शिक्षा मंत्री जी का घर मेरे विधानसभा में ही है, और शिक्षा मंत्री जी के जो साथी हैं वो लोग भी उधर बहुत दबाव बनाते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे आपके लिए और उनसे अनुरोध करेंगे कि साहब आप जब शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में एक भागीदारी निभा रहे हो तो आप हर वर्ग की बात सुनो, चाहे समायोजित शिक्षक हो, चाहे पुरस्कृत शिक्षक फोरम की बात हो, चाहे वरिष्ठ टीचर्स की बात हो, इनकी बातें वाजिब है तो उस पर काम होना चाहिए। क्यों आपको एक सालती रहे कोई बात कि साहब हमारा ये अधिकार और हमें नहीं मिल रहा है। तो हम मान करके चलते हैं कि इस बार सरकार का मानस है कि कर्मचारियों की सारी दुविधाओं और विसंगतियों को दूर करके उनको अधिकार संपन्न बनाएंगे। और यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री जी से कोई भी बात होती है तो वो इसके लिए सकारात्मक रूप से विचार करते हैं। ये हो सकता है कि जब कोई बात जाती है तो उसके लिए कोई कमेटी बनती है, फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें चर्चा होती है, तो मेरा ये मानना है कि टेक्निकलिटीज़ होंगी, कुछ लीगल इश्यूज़ होंगे, और भाई लीगल इश्यूज़ हम क्रिएट नहीं करते हैं। आपको ध्यान है, आपके सामने वाले कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, तो कई बार ये होता है कि सरकार चाहती है तब भी वो काम नहीं हो पाता क्योंकि कोई जाके न्यायालय में उसमें पंगा लगा देता है।
तो आप भी ये सुनिश्चित कर लो कि आपके साथी ऐसी कमियां नहीं छोड़ दें, क्योंकि कई बार हाथ कौन बांधता है, न्यायपालिका बांध देती है। तो कम से कम आप उनकी समझाइश करना कि जब ये निर्णय होने लगे तो कम से कम वो बाधा ना उत्पन्न करें इस चीज़ को लेकर के। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाकर जा रही हूँ कि हम, आप कब लिखोगे चिट्ठी? कल ही लिख देना, मैं तो कल बाहर जा रही हूँ। मैं 30 तारीख को चिट्ठी लिखूंगी, एक कॉपी इनको दे दूंगी भैरूलाल जी को, और आपके समक्ष वो लेटर आ जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 15-20 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय से इसके बारे में कोई ना कोई सकारात्मक जवाब आए। और वैसे देखो, लोकतंत्र में दबाव की राजनीति बहुत अच्छी होती है, सामूहिकता का बहुत बड़ा, संघ की बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो वो तो आप कायम रखना। मैं आपको कहकर नहीं जा रही कि आप आज से निश्चिंत होकर चले जाओ, है ना। तो आप अपनी सामूहिकता को कायम रखो, समस्याओं के निदान के बाद भी रखना, क्योंकि मैंने देखा कि प्रबोधकों में ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जिनमें से एक का चयन मैंने भी किया था पैरा टीचर के रूप में, और उनकी शक्ति इतनी थी कि तब से लेकर अब तक 23 साल से वो एक साथ हैं। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने सुख दुख के भागीदार हो जाते हैं। और फिर देखिए, समस्याओं का तो कोई अंत होता नहीं है, आज एक समस्या का निदान होगा, दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो समस्याएं रहेंगी तो निदान भी होगा, निदान होगा तो संवाद भी होगा, और संवाद रहेगा तो प्रेम भाईचारा भी बना रहेगा। तो आपने हमको बुलाया, सम्मानित किया, बहुत संयम से अपनी मांगों को रखा, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। और हम इस उम्मीद के साथ दोनों जाएंगे कि हम आपकी समस्या को निदान करवाने में भूमिका निभा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।